हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक डी आई एस को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली डू दैट। काइंडली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। और आप लोगों को पीडीएफ ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास से कनेक्ट हो, क्लास से जुड़े, डीआईएस से जुड़े और यहाँ पर जो भी क्लासेस चल रही हैं उसका जो है बेनिफिट उठाएं। तो चलिए आते हैं यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स में हम कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक। आप देखेंगे यहाँ पर जो पहला है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट। अब परख जो है राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट, क्या इसमें आया है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इससे संबंधित है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है दैट इज कैस्ट्रोफोब। अब कैस्ट्रोफोब बॉन्ड्स जो है या कैस्ट्रॉफ बॉन्ड्स, जिसको हम लोग कैट बॉन्ड भी कहते हैं, ये चर्चा में क्यों है और क्या कारण है, तो इसके बारे में आइए हम लोग देखेंगे। एंड द लास्ट इज एडमिरल्टी जो है यहाँ पर एक्ट के बारे में, जिसमें कि मेनली जुरिडिक्शन ऑफ सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स एक्ट 2017। तो क्या है एडमिरल्टी एक्ट, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। आज हम लोग इन तीन न्यूज को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट। देखिए बच्चों, मैं एक बात आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि देखिए आप जो भी करंट पढ़ रहे हैं, काइंडली डू वन थिंग कि एक अपना भी नोट्स तैयार करते रहे। देखिए कुछ ऐसे डेटाज होते हैं कि आपको जो बिल्कुल आपको एट अ टाइम वो याद रखना है और उसको वो कहीं ना कहीं से एग्जाम में काम आ जाएगा, बट स्टिल उसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा क्या ट्रेडिशनल भी हैं और एज वेल एज कंटेम्प्रेरी भी हैं। ट्रेडिशनल के साथ कंटेम्प्रेरी वालों को आप क्या करेंगे, कोशिश करिए कि कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल को एक साथ जो है जो खास तौर से जो ट्रेडिशनल है, जो टाइम टू टाइम कंटेम्प्रेरी हो जाते हैं, उसको आप क्या करें, याद रखें। जैसे कि क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, या उसके लिए यू हैव टू मेक योर सम स्मॉल शॉर्ट नोट्स। अगर आप बनाते हैं देन इट्स 100% बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम लोग देखेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आई है। परख का मतलब आप समझ सकते हैं, परख मतलब क्या होता है, एक तरह से परखना है ना, चेकआउट करना कि क्या कंडीशन है, ये भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं परख के बारे में, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। द परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट हैज रिवील्ड significant learning deficits among Indian students, especially in mathematics, language, and social science across grade 3, 6 और 9। तो देखिए यहाँ पे जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जो हुआ, जिसमें ये बातें सामने, कुछ बातें जो सामने आई विशेषकर विद्यार्थियों के संदर्भ में, ये वो बच्चे थे जो कक्षा तीसरी की, छठी की और 9वीं के बच्चे हैं। और इनमें गणित हो गया, लैंग्वेज यानी भाषा के संदर्भ में, उसके अलावा साइंस को लेकर के क्या है, इनके अंदर क्यूरियोसिटी कितनी है, कहाँ तक इनका जो है अप्रोच किस विषय में सबसे ज्यादा था। तो स्पेशली जो है इसके माध्यम से हमने क्या देखा कि क्लास 3, ये ध्यान रखना आप लोगों की कौन कौन से क्लास के बच्चे इसमें टारगेटेड थे। क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 में गणित हो गया, यहाँ पर लैंग्वेज और विज्ञान में सीखने की काफी जो है कि सीखने की कमी काफी अधिक है। मतलब ये हुआ कि जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, इसके माध्यम से जो बातें समझ में आई वो ये है कि स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो उनमें मैथमेटिक्स को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के और साइंस को लेकर के जो लर्निंग, जो क्यूरियोसिटी होता है या जो लर्निंग डेफिसिट्स है वो यहाँ पर देखा गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से ये भाषाएं या फिर ये विषय जो है बच्चों को बहुत रुचिकर नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, या उसको उसके प्रति इनका रुझान बहुत ज़्यादा नहीं है। लर्निंग, देखिए लर्निंग कोई ज़बरदस्ती लर्निंग नहीं कराई जा सकती। लर्निंग होता है बेसिकली कि आपके इंटरेस्ट की बात होती है कि हाँ आप कितना किसी विषय में इंटरेस्ट रख सकते हैं, हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट और इन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, आप तो बड़े बच्चे हैं, ओके, लेकिन आप देखेंगे कि आप स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, उन बच्चों में भी देखिएगा कि एक इंटरेस्ट टाइप होता है। जैसे किसी का करंट में बहुत मन लगता है, किसी का ऑप्शनल में बहुत मन लगता है, लेकिन हाँ चूंकि अब आप मैच्योर हैं तो कहीं ना कहीं से आपको सभी विषय में नाउ यू आर इन दैट कंडीशन टू बैलेंस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप उस कंडीशन में है कि आप बैलेंस कर सकते हैं।
बट अबाउट दैट कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, समहाउ उनमें हम लोग क्या देखते हैं कि अलग अलग विषयों को लेकर के क्या रहता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तभी तो आप देखेंगे कि स्पेशली बच्चों के संदर्भ में, जो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे किसी बच्चे का साइंस में बहुत मन लग रहा है, तो लास्ट में तो पेरेंट्स वहां पर कहते हैं कि ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने बच्चे को साइंटिस्ट बना दूं, एस्ट्रोनॉट्स बना दूं, है ना, प्रोफेसर बना दूं। तो कहीं ना कहीं से ये जो इंटरेस्ट है, ये स्पेशली चाइल्डहुड में ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है कि बच्चा किधर की तरफ ज्यादा उसका क्या है, रुझान है। अब देखिए ग्रेड 3, यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि ग्रेड 3 के संदर्भ में, ग्रेड 6 के संदर्भ में और ग्रेड 9 के संदर्भ में, यानी कि क्लास 6 जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली लाइक एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड हुआ, तो एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड के लिए जो 12 मंथ की जो अवधि हुई, 12 मंथ इट मीन्स की जो 1 साल की अवधि हुई, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उस 1 साल की अवधि में ये देखा जाता है कि 3 महीने पे बच्चा क्या कर रहा है, उसने कौन सा माइलस्टोन जो है अचीव किया, देन फिर 3 महीने पे उसने कौन से माइलस्टोन को अचीव किया, देन फिर 3 महीने पे उसने कौन से माइलस्टोन को अचीव किया। तो सेम लाइक दैट कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्लास 3 में, 6 में और 9 में यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, ये यहाँ पर देख सकते थे। जैसे ऑल सब्जेक्ट एक्सेसिंग कॉम्पिटेंसीज एट द एंड ऑफ फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट एक्सेसिंग कॉम्पिटेंस एंड द प्रिपरेटरी स्टेज, कॉम्बाइनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट जो कि 1 बुक है मिडिल स्टेज। तो ये स्टेजेस होते हैं बच्चों के, और इन्हीं स्टेजेस के फॉर्म में यहाँ पर ये टेस्ट किया गया। और इस टेस्ट में जो बातें सामने निकल के आई कि बच्चों को मैथ्स में थोड़ा क्या है, कम इंटरेस्ट आ रहा है, लैंग्वेज में कम इंटरेस्ट आ रहा है, और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, साइंस में कम आ रहा है इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि जो परख के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि परख क्या है यहाँ पे। व्हाट इज इट? अ नेशनल लेवल कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी कि सॉरी, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो परख के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली क्या है ना, ये है क्या बेसिकली, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं। अबाउट परख, राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि ये क्या है। A national level competency based students assessment under परख परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू है इसमें, एनालिसिस है इसमें ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, अर्लियर नोन एज द नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऑल्सो, ठीक है। तो समग्र विकास हेतु, जिसमें कि ज्ञान का प्रदर्शन बेहतर हो सके, उसमें बच्चों का हम मूल्यांकन बेहतर ढंग से कर सके, समीक्षा कर सके, विश्लेषण कर सके, जिसे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के तौर पर जाना जाता था, के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का योग्यता आधारित छात्र मूल्यांकन है। इट मीन्स कि इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इट मीन्स कि बच्चों में जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उस पर बेस्ड ये क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट का यहाँ पर क्या है, एक तरह से छात्र आधारित मूल्यांकन है। सो बेसिकली अर्लियर दिस वाज नोन एज द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यानी कि NAS के नाम से जाना जाता था। अब ये परख के नाम से जाना जाने लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत इसमें ये चीजें जांची जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको जारी कौन करता है, रिलीज्ड किसके थ्रू किया जाता है। सो बेसिकली इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंडक्टेड इन दिसंबर 2024 बाय NCERT अंडर द नेशनल असेसमेंट बॉडी परख। यानी इसके जारीकर्ता शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय जो है परख के अंतर्गत NCERT के द्वारा दिसंबर 2024 में से क्या किया गया, आयोजित किया गया था। तो परख के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ मेनली ये है कि बच्चों में किस प्रकार का, जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई इनको मैथ्स को लेकर के कितनी क्यूरियोसिटी है, साइंस को लेकर के बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो है यहाँ पर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि आगे कल को भविष्य में आप देखेंगे, चाहे साइंस से हो जाइए, चाहे आप इससे क्या कहते हैं लैंग्वेज हो जाए, तो इन सब के स्कोप अच्छे खासे हैं। परफॉर्मेंस कंपैरिजन बाय स्कूल मैनेजमेंट सोशल कैटेगरीज, तो आप देख सकते हैं लैंग्वेज को लेकर के हुआ है, मैथमेटिक्स को लेकर के हुआ, तो ये अलग अलग जगह पे एक तरह से क्या है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस जो फाइंडिंग्स की गई,
अब जैसे ग्रेड 3 में लैंग्वेज के संदर्भ में 60% कुड रीड एंड कंप्रीहेंड शॉर्ट स्टोरीज एंड इंस्ट्रक्शंस, 67% कुड यूज वोकैबुलरी इन डेली इंटरेक्शन। यानी कक्षा 3 के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भाषा जो है 60% छात्र जो है वो छोटी कहानियां और निर्देश पढ़ और समझ सकते थे। 67% जो छात्र हैं वो दैनिक बातचीत में शब्दावलियों का उपयोग कर सकते थे। तो यहाँ पर ये मेनली देखिए समझिए ये बेस है ना। क्लास थर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें कि भाई बच्चा कितना रीड कर पा रहा है, कितना शॉर्ट स्टोरीज और इंस्ट्रक्शंस को समझ पा रहा है, कितना ज्यादा वोकैब को वो अपने डेली लाइफ में यूज कर पा रहा है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन क्लास थर्ड। अब ये तो था भाई आपको लैंग्वेज के संदर्भ में कि बच्चे को एक परफॉर्मेंस ओवरऑल जो देख करके समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पे व्हाट अबाउट मैथ्स फाइंडिंग हम देखेंगे तो मैथ्स में है ओनली 55% कुड अरेंज नंबर्स अप टू 19 करेक्टली। लगभग 55% ही 99 तक की संख्याओं को सही ढंग से व्यवस्थित कर पाए। यानी जो बच्चे हैं उनमें से 55% ही जो नंबर्स थे नंबर्स को ठीक ढंग से अरेंज कर पाए। 58% could add subtract 2 digit numbers, only 54% understood multiplication division and concepts। अब देख लीजिए जब हम बात करते हैं गुणा और भाग की तो लगभग 58% में से 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ पाना और घटा देना, इसके संदर्भ में 54% ही गुणा और भाग की अवधारणाओं को यानी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को बच्चे समझ पाए। 50% could identify geometric shapes and perform money transaction up to 100। 50% ज्यामितीय आकृतियों को पहचान सकते थे और 100 तक के लेन देन कर सकते थे। तो ये क्या था यहाँ पर मैथ्स के संदर्भ में देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका क्या रहा मामला। गणित में केवल जस्ट 38% कुड सॉल्व डेली लाइफ अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। केवल मात्र जो है यहाँ पर 38% बच्चे ही जो हमारे दैनिक जीवन में जैसे हमने कितने का सामान खरीदा उसको जोड़ घटाव किया तो ये केवल 38% स्टूडेंट ही इसको सही ढंग से क्या कर पाए जोड़ पाए। Only 29% could work with fractions, 42% could estimate area, perimeter and volume। केवल 29% छात्र जो है वो भिन्नों के साथ काम कर सकते थे। 42% छात्र क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का अनुमान लगा सकते थे। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है ग्रेड 6 में ये कंडीशन था। ईवीएस है ना। अब आते हैं ईवीएस और सोशल अंडरस्टैंडिंग। ये भी बहुत सोशल साइंस भी क्या होता है बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें आप परफॉर्मेंस लेवल देखेंगे कि 44% कुड ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब नेचुरल एंड सोशल एलिमेंट्स। यानी 44% जो है वो प्राकृतिक और सामाजिक तत्वों का अवलोकन और वर्णन कर पाए। इसमें से 38% पर्यावरण में पैटर्न जिसमें कि चंद्रमा की कलाएं, अनुष्ठान, जलवायु परिवर्तन, इन सबको ये जैसे कि कुड आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन एनवायरमेंट, जैसे मून फेजेस कहते हैं ना कि भाई सूर्य ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ये उसको मात्र 38% स्टूडेंट ही इसको आइडेंटिफाई कर पाए। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। 56% कुड एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक पंचायत, बैंक्स एंड स्कूल। 56% जो स्टूडेंट्स है वो पंचायत, बैंक और स्कूल जैसी संस्थाओं को क्या कर पाए डिफाइन कर पाए, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या था इन बच्चों में खासतौर से ईवीएस और सोशल अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ में कि इन बच्चों का क्या परफॉर्मेंस लेवल रहा। अब आते हैं व्हाट अबाउट द ग्रेड 9 स्टूडेंट लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में। तो यू कैन सी स्पेशली लाइक 54% कुड एक्सट्रैक्ट मेन आइडियाज फ्रॉम एडिटोरियल्स और रिपोर्ट्स। मैथ्स में 28 to 31% कुड अप्लाई परसेंटेज और फ्रैक्शंस इन रियल लाइफ। 31% अंडरस्टैंड नंबर सेट्स जिसमें कि इंटीगर्स है ना, रैशनल और रियल ये सब उसको समझ सकते थे कि भाई ये रियल नंबर है। ऑड और इवन के संदर्भ में भाषा में 54% संपादकीय रिपोर्टों से मुख्य विचार निकाल सकते थे। गणित में केवल 28 से 31% या भिन्नों को वास्तविक जीवन में लागू कर सकते थे। 31% तक संख्या समूह जो है जिसमें कि पूर्णांक, परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, उसको ये समझ सकने की स्थिति में थे। तो ये बेसिकली देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना परख के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इन बच्चों का फिर इसके अलावा अगर ग्रेड 9 में साइंस को लेकर के फिर क्या यहाँ पर रहा तो जस्ट 34% कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ट्रेड्स। केवल 34% लोग सजीव और निर्जीव लक्षणों में अंतर कर पाए। 37% लोग दाब, तापमान, घनत्व आधारित परिघटनाओं की व्याख्या कर पाए। इट मीन्स 37% कुड एक्सप्लेन प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी बेस्ड फेनोमेना।
1/3 एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, हार्मोनल चेंजेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी 1/3 लोग जो हैं, बच्चे बेसिकली, ये लोग क्या, इट मीन्स ये जो बच्चे हैं वो विद्युत परिपथों, है ना, उसके अलावा कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस के संदर्भ में, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब इसमें आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि देखिए इससे समझ में जो महत्वपूर्ण बातें जो समझ में निकल करके सामने आती हैं वो ये है कि इसके माध्यम से बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ परख, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि ये बेसिकली बच्चों का लर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है, दर्शाता है। एंड यहाँ पर कौन सा सेगमेंट बच्चों का कमजोर हो रहा है ना, इससे दो चीजें पता चलेंगी कि बच्चों का स्ट्रॉन्ग सेगमेंट कौन सा है और बच्चों का वीक सेगमेंट कौन सा है। तो इन दोनों के संदर्भ में क्या होगा, फिर हम उसको और बेहतर और सही ढंग से करने की स्थिति में रहेंगे, ताकि अगर कहीं चैलेंजेस है सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। हमने उस पे क्या करना होगा, काम करना होगा, ताकि वो पहले से क्या हो, उसमें सुधार हो। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई विषय बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है तो ये बच्चों के लिए परेशानी नहीं है, इसके लिए हम लोगों को यानी सरकार को उस पर काम करना होगा कि उसको हम कैसे इतना ज्यादा आसान बना दे ताकि बच्चों को उसमें परेशानी बिल्कुल नहीं है और वो उसको ईजिली क्या कर सके, लर्न करके। देखिए पेडागोगी का मतलब ये होता है कि जो उनका लर्निंग प्रोसेस है वो ज्यादा, यानी अगर कोई चीज बहुत टफ है उसको हम बहुत ईजिएस्ट फॉर्म में अगर हम बताते हैं तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि हमने बुक्स में क्या किया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैप्टर्स दे दिए और बच्चा उसको पढ़ नहीं पा रहा, नहीं, जो भी चैप्टर्स है बच्चा उसको समझ पाए, क्योंकि आने वाले उसके अपकमिंग लाइफ में वही सब चीजें उसको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, और वो डेली लाइफ की चीजें हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। आइए अब आते हैं यहाँ पर जो हम लोग आपने अलग अलग बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, है ना, ग्रीन बॉन्ड भी सुन रहे हैं, सोवेरियन बॉन्ड के बारे में सुन रहे हैं। सुनाओ, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि एक बॉन्ड और है जो चर्चा में है, दैट इज कैस्ट्रोफ बॉन्ड, जिसको हम लोग कैट बॉन्ड्स भी कहते हैं, और वी कैन ऑल्सो यूज द टर्मिनोलॉजी सी बॉन्ड्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अलग अलग बॉन्ड्स के बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, जैसे कि सोवेरियन बॉन्ड्स आपने सुना है, आपने ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में सुना है। सो कैस्ट्रोफ के बारे में अगर बात किया जाए कि कैटास्ट्रोफ जो है, कैटास्ट्रोफ बॉन्ड जो है, ये क्या है, इसके बारे में आइए देखते हैं हम लोग। So basically, what is this? Catastrophe bonds. Cat bonds are financial instruments used to transfer the risk of natural disaster from insurers of governments to capital market investors. यानी आपदा बॉन्ड जिसके बारे में कहा जा रहा है, देखिए आपदा का मतलब ये हुआ डिजास्टर, किसी भी तरह के जो भी डिजास्टर्स आता है, ये एक वित्तीय साधन है मेनली, यहाँ पर देखेंगे। और इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका उपयोग मेनली प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को बीमा कंपनियां या सरकारों से पूंजी बाजार निवेशकों को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। मीन्स अगर कैट बॉन्ड के बारे में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो बेसिकली क्या, एक हाई यील्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू रेज मनी फॉर इंश्योरेंस कंपनीज इन द इवेंट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर। सो बेसिकली आपदा बॉन्ड एक वित्तीय साधन है, में इसका उपयोग कब करते हैं, जब खासतौर से जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसके जोखिम को बीमा कंपनियां या जो सरकार होती हैं वो पूंजी बाजार में निवेश को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, कैस्ट्रोफ बॉन्ड। अब आइए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या रिस्क ट्रांसफर क्या है, इसमें महत्वपूर्ण बातें, जोखिम क्या है। तो सरकारें, बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता पूंजी जुटाने के लिए कैट बॉन्ड जारी करते हैं, ठीक है। यदि कोई विशिष्ट प्राकृतिक आपदा जैसे कि तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, आती है, तो पूर्व निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है और बॉन्ड का जो भी मूलधन है इसका उपयोग या दावों या वसूली के लिए किया जाता है, ताकि कोई आपदा नहीं आती है, तो अगर नहीं आया तो निवेशकों को उनका मूलधन ब्याज सहित वापस मिल जाता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि ये मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक तरह से, खास तौर से इसको समझिएगा, जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आपका क्या है, एक टॉपिक है इसमें क्या कहते हैं, यूपीएससी के मेंस में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी करना होता है, तो उसमें आप इसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि अभी खासतौर से ये जो मौसम है, जुलाई अगस्त वाला जो सीजन होता है, मोस्ट ऑफ टाइम आप क्या देखेंगे, जैसे हिमालयन रीजन्स में आप क्या देखेंगे, वहां पर बहुत बड़े लेवल पे लैंडस्लाइड होता है, क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, उसके अलावा बाढ़ की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बॉन्ड्स है ये कैसे काम करेगा। तो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरर्स और री इंश्योरेंस जो होते हैं ये इशू करते हैं कैट बॉन्ड्स, ताकि फंड जमा कर सके, टू रेज कैपिटल,
और अगर कोई स्पेसिफिक नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हरिकेन, अर्थक्वेक, फ्लड, और इसके जो और ये मीट्स प्रेडिफाइंड क्राइटेरिया, यानी कि जो इसमें क्राइटेरिया निर्धारित किया, अगर वो उसको पूरा कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड प्रिंसिपल जो है यूज्ड फॉर क्लेम्स और रिकवरी, यानी तब ये बॉन्ड्स क्या होंगे, यूज होंगे क्लेम और रिकवरी के संदर्भ में। लेकिन अगर कोई डिजास्टर अगर नहीं आता है, सपोज दैट कि इफ नो डिजास्टर अकर्स, तो इन्वेस्टर्स रिसीव देयर प्रिंसिपल बैक विथ इंटरेस्ट। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो उनका जो मूलधन है वो उनको क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट के साथ क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ये इसमें क्या है, यहाँ पर इससे संदर्भित है, इसके संदर्भ में, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे बताया यहाँ पे कि इसमें क्या है, इंश्योरर, री इंश्योरर के संदर्भ में। जैसे इन्वेस्टर्स आप देख रहे हैं, री इंश्योरर्स देख रहे हैं यहाँ पर, टिपिकल इंश्योरेंस, तो ये कैसे इसमें काम करता है, ये उससे संबंधित क्या है, एक यहाँ पर मैप है ना, ये इससे संबंधित क्या है यहाँ पर। अब जैसे ट्रिगर मैकेनिज्म जो है यहाँ पर, प्लानिंग इमीडिएट एक्सेस टू फंड्स फॉर रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन, जैसे राहत और पुनर्निर्माण के लिए धन का तक तत्काल पहुंच, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन पब्लिक बजट्स और इमरजेंसी लोन, सार्वजनिक बजट या आपातकालीन ऋण पर निर्भरता जो है इससे कम होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि भाई डिजास्टर्स का कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि कभी भी ये क्या हो सकता है, यहाँ पर आ सकता है, कभी भी इस तरह की चीजें या घटनाएं घट सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपके मन में शायद आ रहा होगा कि बॉन्ड्स जो है, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमने सुन रखा है, तो अभी मैंने आपसे बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, और उसमें ही आप देखेंगे क्या यहाँ पर, जैसे कि देखिए बॉन्ड्स के बारे में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कैलेबल बॉन्ड्स, पर्टेबल बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स है, और ये कैस्ट्रोफ बॉन्ड्स है, इसको कैट बॉन्ड्स कहते हैं, फॉरेन बॉन्ड्स और फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपदा से संबंधित क्या है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, और ये जो है इस दौरान यहाँ पर क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। हाँ, बाकी सारे बॉन्ड्स का देखिए सबका क्या है, अपना अपना यहाँ पर क्या है, काम है। जैसे कैलेबल बॉन्ड्स के बारे में अगर बात करें, तो क्या देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी इसमें यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज कैलेबल बॉन्ड्स। तो बेसिकली जो कैलेबल बॉन्ड्स है, ये दीज बॉन्ड्स गिव द इशूअर द ऑप्शन टू रिडीम देम बिफोर देयर मैच्योरिटी डेट, और टिपिकली एट अ प्रीमियम। सो हम लोग क्या देख सकते हैं, और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है, जो जारी करता कंपनी के शेयरों का एक निश्चित संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है, तो आमतौर पर ये बॉन्ड धारक के विवेक पर मैटर करता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा इसमें हमने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है कि बेसिकली ये कौन से बॉन्ड है, क्योंकि हमने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है, जो कि आप देख सकते हैं। अब कैस्ट्रोफ बॉन्ड्स के बारे में बात किया जाए, तो अभी मैंने बताया कि ये बेसिकली दिस इज इशूड बाय द इंश्योरर्स और गवर्नमेंट्स। कैट बॉन्ड्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स टू इन्वेस्टर्स, यानी मेनली कैट बॉन्ड्स जो है, ये बीमा कंपनियों या सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले कैट बॉन्ड का उपयोग मेनली प्राकृतिक आपदाओं के जो भी वित्तीय जोखिम है उससे को निवेशकों पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो अभी आप समझ गए यहाँ पर कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये मेनली जुड़ा हुआ है आपका किससे, तो ये मेनली जुड़ा हुआ है आपका डिजास्टर से जुड़ा हुआ है और उससे संबंधित है। तो ये चर्चा में था, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, चूंकि मैंने आपसे क्या कहा कि अभी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप क्या देखेंगे, डिजास्टर्स सुनने में आ जा रहे हैं, बड़े बड़े डिजास्टर सुनने में मिल रहा है, तो ऐसे में कैट बॉन्ड्स कैसे हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट न्यूज पर, और वो लास्ट न्यूज क्या है उसके बारे में देखेंगे। एडमिरल्टी जुरिडिक्शन सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स, मतलब ये न्यूज में आया अभी हाल फिलहाल केरला में घटना घटी है, जिसके कारण ये जो था हाँ, एडमिरल्टी जुरिडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ समझ लीजिएगा कि इसके बारे में अगर हम लोग कहें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं से किससे जुड़ा हुआ है, समुद्र से जुड़ा हुआ जो कानून होता है, अधिनियम कह सकते हैं या समुद्री कानून कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ जो भी क्लॉज है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ये उससे क्या है, संबंधित है ना। दिस इज रिलेटेड टू एडमिरल्टी। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, ये उससे क्या है, आपको संबंधित है। तो यहाँ देख सकते हैं एडमिरल्टी जुरिडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स एक्ट जो है ये 2017। ये क्यों चर्चा में आया है एडमिरल्टी, और इससे आपको समझ में आएगा कि समुद्री कानून के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले, द केरला हाई कोर्ट रिसेंटली ऑर्डर्ड द कंडीशनल अरेस्ट ऑफ लाइबेरियन कंटेनर शिप MSC अंकिता 2 आफ्टर द केरला गवर्नमेंट फाइल्ड एन एडमिरल्टी सूट इन द कोर्ट अंडर द सेक्शन
4 ऑफ द एडमिरल्टी जुडिक्शन एंड सेटलमेंट मैरीटाइम एक्ट्स। देखिए ये न्यूज आने का कारण क्या है कि यहाँ लाइबेरियाई जो है कंटेनर को लेकर के केरला हाई कोर्ट में रिसेंटली ऑर्डर किया है कंडीशनल अरेस्ट, किसके संदर्भ में, लाइबेरियन कंटेनर शिप जो एमएससी अकीतेता जो है यहाँ पर 2 के संदर्भ में, क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया था, फाइल किया था एडमिरल्टी सूट कोर्ट में, और अंडर सेक्शन 4 ऑफ एडमिरल्टी, जिसमें जो कि जुरिडिक्शन यानी कौन सा क्षेत्राधिकार है, सेटलमेंट यानी कि आपसी जो समझौता कह सकते हैं, ऑफ मेरीटाइम क्लेम्स यानी समुद्री जो ये है उसके से संबंधित है। अब आइए जानते हैं कि अबाउट एडमिरल्टी क्या है यहाँ पर, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लेम्स और इसके संदर्भ में एक्ट के बारे में। तो आइए थोड़ा सा देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। द एडमिरल्टी कोर्ट यानी एडमिरल्टी न्यायालय अधिनियम, चूंकि ये आप समझ गए ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और द कॉलोनियल कोर्ट्स ऑफ एडमिरल्टी यानी जब बहुत सारे भारत में ऐसे भी कानून हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम से क्या है चले आ रहे हैं। तो औपनिवेशिक एडमिरल्टी न्यायालय अधिनियम 1890, कॉलोनियल कोर्ट्स ऑफ एडमिरल्टी कैसे कैसे टाइम टू टाइम इसमें रिफॉर्म हुआ, प्रोविजंस ऑफ द लेटर्स ऑफ पेटेंट 1865 जहां तक बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय के एडमिरल्टी क्षेत्र पर लागू है। तो यानी ये समुद्री जो कानून है, जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे एक्सेप्शंस ऑफ द एप्लीकेबिलिटी, द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग वेसल, इनलैंड वेसल डिफाइंड अ क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऑफ द इनलैंड वेसल्स एक्ट 1970। यानी ये जो बात अगर हम लोग बात करें एडमिरल्टी कानून के बारे में, तो इसके प्रायोज्यता के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, सो व्हाट वी कैन सी कि ये अधिनियम निम्नलिखित जलयानों पर लागू नहीं होगा, जो कि मेनली इनलैंड वेसल्स है, यानी अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 1917 की धारा 2 के तहत में जो परिभाषित अंतर्देशीय जलयान है। उसके अलावा वेसल अंडर कंस्ट्रक्शन दैट हैज नॉट बीन लॉन्च्ड अनलेस इट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी वेसल और पर्पस ऑफ द एक्ट, यानी कोई भी निर्माणाधीन जलयान जिसे तब तक लॉन्च नहीं किया गया जब तक कि उसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों के जलयान के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया हो। तो ये भी यहाँ पर क्या है देखा जाएगा कि भाई इसमें क्या कंडीशन है। अब आता है क्षेत्राधिकार को लेकर के, क्या एडमिरल्टी में जुरिडिक्शन संबंधित क्या मामले हैं। द एक्ट कन्फर्ड एडमिरल्टी जुरिडिक्शन टू 8 हाई इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, केरला एंड हैदराबाद। आप देख सकते हैं कि इंडिया के जितने भी कोस्टल रीजन हैं, यानी ये जो अधिनियम है ये आप कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, केरल, हैदराबाद इन सहित 8 उच्च न्यायालयों को 9 वहन विभागीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। The jurisdiction of the high courts in respect of, यहाँ देखेंगे high courts in respect of all maritime claims to be exercisable over the waters of and including the territorial waters of their respective jurisdiction, यानी सभी समुद्री दावों के संदर्भ में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के प्रादेशिक जल तक और उसमें सम्मिलित जो भी जल है उस पर यहाँ पे क्या होंगे, लागू होंगे। अब आते हैं मैरीटाइम क्लेम्स के बारे में। ये तो क्षेत्राधिकार आपने समझा कि कहां कहां तक का कौन कौन सा एरियाज जो है वो उसमें आता है। मैरीटाइम क्लेम्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग पोजीशन और ओनरशिप ऑफ अ वेसल, यानी कोई जहाज को लेकर के उसके कब्जे, उसके स्वामित्व से संबंधित अगर कोई विवाद हुआ तो वहां पर मामला देखा जाएगा। लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ अ वेसल, किसी जहाज के संचालन के कारण होने वाली हानि या क्षति को भी ये देखेगा। लॉस और डैमेज और इन कनेक्शन विथ एनी गुड्स, किसी भी माल की हानि या क्षति से संबंधित जो भी मामले हैं वो देखेंगे। जहाज के उपयोग या किराए से संबंधित समझौता, चाहे वह चार्टर पार्टी में निहित हो या अन्यथा। अग्रीमेंट रिलेटेड टू द यूज ऑफ हायर ऑफ द वेसल वेदर द कंटेंट इज अ चार्टर पार्टी और अदरवाइज एटसेट्रा। तो मैरीटाइम क्लेम्स यहाँ पर क्या है किया जा सकता है, ये देख सकते हैं आप लोग। हाँ, अब देखिए जुरिडिक्शन ओवर वेसल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो समुद्री दावों को सुरक्षित करने के लिए मेनली क्षेत्राधिकार जो है एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथा जहाज को गिरफ्तार करना। मेनली ये होता है कि जो सबसे मेन चीज है कि द यूजुअल जो प्रैक्टिस है फॉलोड बाय द कोर्ट्स हैविंग एडमिरल्टी जुरिडिक्शन टू सिक्योर द मैरीटाइम क्लेम इज टू अरेस्ट द वेसल, है ना। सबसे पहले क्या है कि उसने क्षेत्राधिकार का क्या किया, उल्लंघन किया है या नियम को नहीं माना है। जहाज को गिरफ्तार करने का मुख्य उद्देश्य निर्णय की संतुष्टि के लिए प्रतिभूति प्राप्त करना है। द मेन पर्पस ऑफ अरेस्ट ऑफ द वेसल इज टू ऑब्टेन द सिक्योरिटी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द जजमेंट एंड एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड दैट द हाई कोर्ट ऑर्डरिंग द सेल ऑफ वेसल कैन डिटरमाइन एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द प्रोसीड्स ऑफ द सेल, यानी इसमें यह भी प्रावधान है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है यहाँ पर इससे संबंधित जो भी प्रश्न है ना कुछ भी वो पूछे जा सकते हैं और जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें जो उससे रिलेटेड जो
होंगी, वो ये जानकारी यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। तो ये बेसिकली जुरिडिक्शन के संदर्भ में है। तो देखिए एडमिरल्टी लॉ के बारे में अगर बात किया जाए तो आपने देखा यहाँ पर कि खासतौर से इंडिया के जो भी महत्वपूर्ण कोस्टल एरियाज हैं उन सब में यहाँ पर क्या जुरिडिक्शन आता है, और उसमें अगर इस तरह की कोई भी घटनाएं घटती हैं तो पहला देखिए क्लॉज यही होता है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उस वेसल को अरेस्ट करेंगे, देन फिर जो भी कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसके तहत वहां पे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसमें कारण जाने जा सकते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स विच इज रिलेटेड टू एडमिरल्टी एक्ट के तहत आता है। तो उसमें जुरिडिक्शियल जो है यहाँ पर मैरीटाइम क्लेम्स क्या कर सकते हैं आप लोग, तो ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। सो नाउ दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द आईएएस। थैंक यू, और आप लोग जुड़े रहें, कनेक्ट रहें।